ये हमारे पास फंक्शंस आ गए हैं जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल या फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम हम लोग बाइवेरिएंट फंक्शन भी कहते हैं। सही है। इसमें होता ये है कि इसमें एक्स और वाई की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दोनों एक साथ होती हैं और वो ज़ीरो से माइनस के इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती हैं। देखिए माइनस के इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी। तो सम ऑफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई इक्वल टू 1। अब कंडीशन क्या होती है इसकी? सेम टू सेम कंडीशन है, एक्स की वैल्यू दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये दिया हुआ है, इसकी लिमिट दी हुई है 0 से लेके 1 एक्स की, और वाई की दी हुई है 0 से लेके वाई जो है 2 तक जाएगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे जो कि इस तरीके से होगी। और पहली इंटीग्रेशन क्या होगी? अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, सादी लिखी हुई है 0 से लेके 1। ये पहली इंटीग्रेशन हो गई 1 से लेके वाई 2 तक, और 0 से लेके 1 अपन एक्स। तो अब इसमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि एक्स जो है 1 है, एक्स लेस देन 1/2, ये मतलब 0 से लेके एक्स फाइंड करना है 1/2 तक, और वाई 1 से लेके 2 तक फाइंड करना है। तो हमने लिमिट इसकी लगा दी। उसके बाद जो फंक्शन होता है 3/x वो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/x। उसके बाद हमने डी ऑफ एक्स लगाया, डी ऑफ वाई लगाया, हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो फिर एक्स की लिमिट वाई की लिमिट इस तरीके से हमने इसका दोनों की दोनों लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन में बताऊंगा नहीं, अदरवाइज कुछ इस तरीके से होती है। हमने इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर यहाँ पे बचता है एक्स और वाई। जब इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो बाहर निकाल देते हैं वाई की वैल्यू क्या होती है। अभी तो एक्स के रिस्पेक्ट से किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2। उसके बाद इस वाले पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 4 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। सही है। बाकी ये 3/5 इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों की दोनों से, और एक तरफ 5 रहेगा, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करके कर लेगा, आप आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये होता है। अब उसके बाद लिमिट भी डलती है, लाइक जो उसकी लिमिट होती है 0 से लेकर 2 तक, या 1/2 जो की लिमिट होती है वो डालनी पड़ेगी। अब दूसरा आगे चले तो डेंसिटी फंक्शन भी वही होता है एस की। उसमें जो है इमीडिएटली बाकी क्या काम करते हैं, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि अगर हम लोग इस चीज़ से समझे तो आ जाए। सही है। तो देखिए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो आई गेस अब ये मार्जिनल आ गया। मार्जिनल के अंदर एक दूसरा नया फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं जो कि हमारे पास माइनस का इंफिनिटी जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई और डी वाई। ये हमारा मार्जिन होता है किसके लिए? जो कि मार्जिन ऑफ एक्स है। अगर मैं मार्जिन ऑफ वाई की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स से पॉजिटिव एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये डी एक्स हो जाएगा। जहाँ पे वाई के निकाल लें वहाँ पे डी एक्स कॉन्स्टेंट, जब एक्स के निकाल लें वहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई के रिस्पेक्ट से निकालेंगे। सही है। तो इसी तरीके से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का भी होगा, और उसके अंदर वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंडीशन दी हुई होती है कोई भी, जैसे कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप होती है। इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग फंक्शन ऑफ एफ लिखा होता है फंक्शन ऑफ एफ डिवाइड बाय वाई, तो हम लोग क्या करते हैं फंक्शन ऑफ एफ कॉमा वाई निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको एच वाई के मतलब फंक्शन से। फंक्शन ऑफ एच ऑफ वाई मतलब वाई क्या होता है? एक्स के रिस्पेक्ट से होता है। सही है। हम लोग इस तरीके से इसकी कंडीशन को भी निकालते हैं। उसके बाद हम लोग को अगर दूसरा फंक्शन दिया हुआ ये वाला, तो हम लोग इसको फिर वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे और नीचे एक्स आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग को उसको निकालना होता है। और फिर ये भी आसान है, आज जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो भी मैं बता चुका हूँ। ये वापस से ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दी होती है, मार्जिन दिया होता है, कंडीशन दिया होती है, कंडीशन के हिसाब से निकालना होता है देख सकते। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वही क्वेश्चन से आ रहे हैं, ये भी वही ये क्या है, ये है टू कांस्टेंट, ये तो ये भी वही है।
फ़ायदे वाली बात नहीं है। मूवमेंट्स की हम लोग मूवमेंट्स करेंगे नहीं, मूवमेंट्स जो होती है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मूवमेंट, थर्ड ऑर्डर मूवमेंट, ये तो कुछ आपके कोर्स में नहीं है, मे बी आगे चलें। कोवेरियंस हमको पता है, कोवेरियंस लिखा हुआ है। कोवेरियंस क्या होता है, एक चीज़ का दूसरे लाइक इसके अंदर ई ऑफ एक्स या ई ऑफ वाई लेते हैं, और एक्स वाई जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो उनके फंक्शन होते हैं वो दोनों की मल्टीपल करने पे ज़ीरो आता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सॉरी मीन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास ये कुछ फंक्शन बन जाते हैं सारे के सारे, कुछ इस तरीके का हमारा फंक्शन बन जाता है। तो इसको हम लोग ये कहते हैं भाई कोवेरियंस का सेम टू सेम उसी तरीके से निकलता है। उसके बाद आगे चले तो हम लोग ये तो सारा सारा वही है। आगे क्या आ रहा है, ये क्या है, स्पेशल फंक्शंस ये छोड़ देते हैं। स्पेशल फंक्शन बीटा अल्फा का फंक्शन है, वेरिएंस यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म वेरिएंस सी डी एफ कैसे निकलता है, थीटा फंक्शन क्या होता है, ये भी छोड़ देते हैं। ड्रामा डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं करवाई होगी आप लोग को, ड्रामा डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक। तो रिलेशन में भी करवाया हो, आगे चेक कर, आगे चेक करें तो इसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट और कॉम्पिटिटिव इवेंट की बात करिए। इंडिपेंडेंट वही होता है कि एक इवेंट से दूसरा इवेंट डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब एक बारिश हो ना और क्या नाम है, लाइक जो बारिश हो रही है उसका इवेंट, और एक बंदे के कहीं पे जाने का इवेंट, अगर वो बारिश घर के अंदर उसके घूम लाइक अगर घर के अंदर एक बंदा खाना खा रहा है, खाने वाला है, और उसका इवेंट और जो बारिश हो रही है उसके इवेंट के दोनों के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। बारिश नहीं जो भी जब भी वो खाना खाएगा, और अगर बारिश में भी जब भी वो खाना खाएगा, तो इस मोर सो लाइक ओके। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल हम लोग को पता है, डिस्क्रीट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ चुके होंगे, मीन एंड वेरिएंस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पता किया, सवाल बता देंगे किस तरीके से होते हैं, तो वो देख लेते हैं। हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, कैसे होता है, सही है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि भाई डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जेम्स कलर ने निकाला था, ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है, सही है भाई। तो इसमें नंबर ऑफ सक्सेस या नंबर ऑफ फेलियर्स पे डिपेंड करता है ये, और इसकी जो है ना फिक्स वैल्यू, इसका फॉर्मूला है एन सी एक्स टी ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके ये लिखा हुआ है सब कुछ। इसका मीन क्या होता है, वो एन पी होता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन एन पी क्यू होता है। उसके बाद डिटेल ऑफ फार्मूला क्या है भाई, ये तो इसका डिटेल लिखी है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, -1 कर देते हैं, बाकी सेम टू सेम रहता है। के पी अपॉन ये वी ऑफ एक्स जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये छोड़ दें, ये भी छोड़ देते हैं, मीन वेरिएंस ये भी छोड़ देते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पता कैसे चलता है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर और सक्सेस दिया हुआ होता है, और फेलियर पी ऑफ क्यू जो है टोटल इक्वल टू 1 होता है। इसके अंदर जो होता है ना नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते हैं, ये दिया होता है 5 ट्रायल्स, 6 ट्रायल्स, 7 ट्रायल्स, 8 ट्रायल्स, ये दिए होते हैं। लेकिन जो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, वो उसके अंदर पता नहीं होती है, मतलब कितनी होगी सोचती है, मतलब एन की वैल्यू जो होती है ना वो क्वेश्चन मार्क होती है। और उसके बाद दिया हुआ है द मेंशन इज ओनली आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन मार्क बाइनोमियल फिक्स वेरिएबल सक्सेस, सही है भाई। नेगेटिव बाइनोमियल में क्या होता है, सेम टू सेम वही चीज़ है, उसके अंदर के की नंबर ऑफ सक्सेस बाय फिक्स दिए होते हैं, ज्योमेट्रिक का छोड़ दें, सही है भाई। इम्पोर्टेंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन सफर, हाँ डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन है सम डिस्ट्रिक्ट वर्ड, फॉर एग्जांपल किसी में डिफीट लिखा हो, सफरिंग लिखा हो, कैटेगरी लिखा हो, थिंग्स लिखा हो, क्लोज लिखा हो, ग्लो स्ट्रीट, ग्लो की प्रोबेबिलिटी, सीट की प्रोबेबिलिटी, सेल की प्रोबेबिलिटी, ये हमारी जो होती है ना अपोजिट वर्सेस के पी ऑफ एक्स के, सही है। ऑल द वर्ड्स रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स। अच्छा इम्पोर्टेंट क्या है हम लोग की, अच्छा एक चीज़ होती है, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी है ना सक्सेस की, और हम लोग से मांग रहा है वो प्रोबेबिलिटी फेलियर की,
देखें इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ऑफ ग्रो क्या होता है, मतलब एक पौधे का उगना। और लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ग्रो नहीं करे, नॉट ग्रो, डोंट ग्रो। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी ग्रो होने की दी हुई है, लेकिन पूछ रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ग्रो नहीं हो। तो हम लोग पी जो वैल्यू होगी ना प्रोबेबिलिटी को, उसमें से 1 - पी करेंगे तो वो क्यू आ जाएगी, और क्यू को हम लोग जो है ना पी के ट्रीट करेंगे। तो आसान क्या है, मिसाल है, लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 95%, मतलब पी जो है वो 95% दी हुई है, या फिर 0.95% दी हुई है। इसकी ग्रो की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई अगर 9 मतलब प्लांट है ना, मतलब n इज इक्वल टू 9 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 जो है ना ग्रो नहीं करें। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू निकालते हैं 1 - पी जो कि क्यू होता है। क्यू जो हो जाएगा 1 - 0.98 तो हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। सही है, यहाँ से ये आ गया, एन जो है ये आ गया, और एक्स की वैल्यू 5 है। जब लोग अगर हम लोग इसको फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जीरो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है नहीं आ सकती। लेकिन अगर हमारे को क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रो हम लोग 0.95 ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फेलियर में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी इसकी, 0.05, ये हो जाएगा पी। और क्यू क्या हो जाएगा 0.95। हम लोग को अब देखो इसमें चेंज कर दिया, ले लिया, उल्टा ले लिया, आगे पीछे ले लिया, तो मतलब ये हमने खुद ही चेंज करी है। तो अब जो आंसर आएगा वो राइट सोल्यूशन होगा। कुछ एग्जाम्पल ये है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऑन एवरेज 1/10 टेलीफोन, 1/10 टेलीफोन, ये क्या दिए, पी ऑफ सक्सेस दिया हुआ है, बिजी। सही है। उसके बाद 6 नंबर्स n इक्वल टू 6 हो गया। आर सेलेक्टेड रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 4 ऑफ देम विल बिजी, मतलब x जो है 4, x पता है, n पता है, p ऑफ s दिया हुआ है। ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। देखेंगे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन, n दिया हुआ है, नॉन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, तो हमारे पास ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सही है। कैसे सॉल्व करेंगे, p इज इक्वल्स टू 1/10, q इक्वल टू 1 - 1/10। उसके बाद ये हो गया एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स की वैल्यू 4 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू हमारे पास 6 है। इसमें डालेंगे, क्वेश्चन में क्या आंसर में आ जाएगा। अब देखो बायस कॉइन की बात करें तो ये बाइनोमियल थ्योरम। इसके 3 हेड्स हैं, थ्री गेट 3 हेड्स। उसके बाद लिखा है मोर देन प्रोबेबिलिटी टू गेट द टेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन टॉस कॉइन। सही है भाई। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए 3p, क्योंकि हेड आने के चांसेस 3 है, और जो प्रोबेबिलिटी की सक्सेस होती है 1/p। इस तरीके से हमारे लिखा लेंगे दोनों। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन या बाइनोमियल 12 फिक्स है, मतलब n जो है 2 टाइम्स, मतलब 12 जो है n जो है 2 टाइम्स हुआ है, और की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी करनी थी, तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। इसका फॉर्मूले का आंसर जो है ना, ये 12 भी हुआ, तो ये लिखा हुआ। आगे बात करते हैं। एक लार्ज रेस्टोरेंट है जिसके अंदर 3/5, 3/5 हमारे पास पी आ गया। सही है। वाटर के बारे में पूछता है, मील के बारे में, रैंडमली या रैंडम सैंपल ऑफ n इक्वल टू 10 सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 6 का मतलब क्या है, p ऑफ x 6, और लेस देन 6 क्या है, मतलब x इज लेस देन 9, सॉरी। सही है। इस तरह से निकालनी है दोनों की प्रोबेबिलिटी। ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सवाल है। अब आ गए ये, अब हम लोग को बोल रहा है कि भाई until she finds one, मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी कलती रहेगी। एन जो है ना, ये पता नहीं है एन, मतलब ये जो एन है वो क्वेश्चन मार्क कब तक होगा, इन्फिनिट तक भी हो सकता है। ठीक है। तो इसकी बात जब एन क्वेश्चन मार्क होता है, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है। ये आपको करवाया नहीं है, तो आई गेस ये छोड़ दें। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, नेगेटिव बाइनोमियल की बात करते हैं ना। 38 स्पेस है, उसकी क्या नाम है अपना, जो होता है टोटल, उसके अंदर स्टैक है 18 ब्लैक है, मतलब 18/36 ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद 18/36 रेड की आ गई, 2 डिवाइड बाई उसकी आ गई ग्रीन। यू हैव बीन कैसीनो इन अ व्हाइल डिसाइड टू लीव द वन इज 3 बेट, एंड कितना हो गया, 3 हो गया। यू हैव वॉन 3 बेट्स ऑन रेड। अच्छा देखिए, वॉन
3 bets on red, मतलब ये 3 लिख लिया है, अभी पता नहीं क्या है ये। What is the probability they will receive after placing 5 bets on red, मतलब कि x की वैल्यू 5 है और आप जो वॉन कर चुके हैं, वॉन देखो, वॉन का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कंफर्म होगा, ये कंफर्म, जब कंफर्म हो जाए तो हम लोग केस इस्तेमाल करते हैं, सही है। अभी हम लोग को पता नहीं है कितनी होगी, लेकिन अगर कंफर्म हो गई है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इतनी है के की वैल्यू, इस तरीके से होता है ये। आई गेस ये भी आ गया, ये आपका प्रोबेबिलिटी वाला रेशियो। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर, तो वो मतलब चार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, सही है। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 5 रूल होते हैं, सही है। पहला रूल क्या कहता है, वो कहता है कि स्टेट करना है नल है हाइपोथेसिस, या फिर हाइपोथेसिस कौन सी वाली है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये सेट करना है। दूसरा, अल्फा को सिलेक्ट करना है, 0.05% देते हैं मोस्टली। टेस्टिंग हाइपोथेसिस मतलब सिलेक्ट करनी है, जेड टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा, कौन सा टेस्ट लगेगा, सही है। क्रिटिकल रीजन क्या होता है वो बता दूंगा आगे जाके, ये करना होता है, कंक्लूजन देना होता है। पहला जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम लोग थोड़ा टाइप 2 है रिजेक्ट, और ये क्या होता है, ये हो गया पहला क्या, टेस्टिंग ऑफ मीन के अंदर हम लोग अल्टरनेटिव नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देते हैं। उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट रहा था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अल्फा की वैल्यू हम लोग देखते हैं वो क्या होती है, मोस्टली 5% या 0.05 होती है। अब क्या करते हैं, एक्स हम लोग टेस्टिंग करते हैं जिसकी बेस पे डेटा को देखते हैं कि उसका साइज कितना है क्या नहीं है, उसके हिसाब से। अगर तो हम लोग को डेटा के अंदर, इसको ऐसे कर लेते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं। अगर पॉपुलेशन की वेरिएंस की वैल्यू नोन है ना, पॉपुलेशन वेरिएंस पता है, तो हम लोग जेड टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस में डिवाइड बाय ऐसा 1/8। अगर हम लोग को अननोन है तो उसके अंदर दो प्रोबेबिलिटी आती है कि एन की वैल्यू 30 से बड़ी है या एन की वैल्यू 30 से छोटी है। 30 से छोटी है टी टेस्ट लगाएंगे, 30 से बड़ी है जेड टेस्ट लगाएंगे, ओके। और क्रिटिकल रीजन पे आ गया। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, एक तरह से ग्राफ है ये आगे इसको इस पर देख लेते हैं, इस पर सही वाला बना हुआ है ना, ये ग्राफ है। अगर हमारी क्रिटिकल रीजन क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, हम लोग उसको बनाते हैं यहाँ पे लाइक इस तरीके से क्रिएट करते हैं और इस वैल्यू को लिखते हैं टेस्ट वैल्यू। जो हम बस चार्ट में ढूंढने वाली वैल्यू उसके अंदर आती है ना, तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर इससे बाहर आती है, मतलब इसके कहीं इस बॉक्स हाईलाइट वाले के अंदर नहीं आ रही, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी जो हाफ प्रोबेबिलिटी होती है उसमें आधा आधा हो जाता है। कंक्लूजन देते हैं कि भाई हमने रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मीन। इसमें जो है ना बड़ा सा लिखा होगा क्वेश्चन, उसमें लिखा होगा कि मीन जो है मेन आर की वो 800 आवर्स दी हुई है, सही है। एस की वैल्यू क्या दी हुई है, तो हम लोग को 400 दी हुई है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो उसके अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एच नॉट जो है इक्वल है नॉट इक्वल, ये भी क्वेश्चन में दिया होता है। एन की वैल्यू दी हुई होती है और एक्स बार दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट अल्फा लेंगे। उसके बाद हम लोग टेस्टिंग लिखेंगे, रेड टेस्ट लगेगा, एच टेस्ट लगेगा, कौन सा टेस्ट लगेगा। तो हम लोग ने बोला कि जब एच नोन है तो हम लोग जेड टेस्ट लगा देंगे। जेड टेस्ट क्या होता है, ये वाला। अब जेड टेस्ट की बात करते हैं, जेड टेस्ट कैसे लगाते हैं या फिर क्या करते हैं, सही है। जेड टेस्ट जब हमने लिखा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस डिवाइड बाई एन, हमने इसकी वैल्यू डाली तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई माइनस का 1.64, सही है। ये हमने कैलकुलेटर से निकाली है वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं, जेड कैलकुलेटेड। ये इसको मैं रेड पेन से कर लेता हूँ, अच्छी लगे। ये जो होती है ना हमारे पास होती है जेड कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाती है, ये हम लोग कैलकुलेशन से फॉर्मूले से निकालते हैं। अब हम लोग आ गए जेड टोटल वैल्यू पे, हम लोग उसको लेते हैं जेड अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, जेड, देखें इसके अंदर जो हाइपोथेसिस बनाई थी हमने, वो क्या बनाई थी, इक्वल टू, इक्वल टू लिखा हुआ है, ये नॉट इक्वल टू। जब भी ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बात होती है ना, तो अल्फ़ा को डिवाइड करते हैं 2 से, सही है। और ना अगर ग्रेटर देन इक्वल देन ग्रेटर देन या फिर लेस देन की बात होती है, तो अल्फ़ा को अल्फ़ा ही छोड़ देते हैं, वरना अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू की बात होती है तो अल्फ़ा को डिवाइड बाई 2 करेंगे।
अल्फ़ा कितना लिया था हमने, लिया था 0.05, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.025 आ जाएगा, सही है। तो z हम लोग को z ढूंढना है अल्फ़ा के अंदर 0.025 के अंदर, सही है। तो अगर हम लोग इसको ढूंढना शुरू करें, ये हम लोग चार्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी 0.025, सही है। ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट के अंदर ये जो सारे सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कौन सी वाली, ये वाली, ये यहाँ से लेके ये छोटी वाली अंदर की कितनी वैल्यू है, सही है। ये हमने ढूंढनी है इसके अंदर 0.025, सही है। हमने शुरू यहाँ से करते हैं हमेशा, ये वाली लाइन को नीचे देखते हुए जाते हैं। हम लोग को ढूंढनी है 0.02, मतलब 0.025 तक जानी है। हम लोग जाते 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 देखेंगे 0.0, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो ये आ गया 0.02 तक आ गए। अब हम लोग बोल रहे हैं 0.025 पे जाना है। हम लोग बोलेंगे अब ये तो यहाँ पे जाएंगे तो ये 0.3 हो रहा है, मतलब ये तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे ऊपर जाएंगे, ये वाला आ गया 0.02872, सही है। लेकिन हम लोग को तो 0.025 चाहिए, तो हम लोग इस लाइन में आगे जाना शुरू करेंगे, सही है। पहले हम लोग ने ऊपर से आना शुरू किया, हम लोग ने 0.02 की लाइन ढूंढी। उसके बाद हम लोग ने अब इस तरफ जाना शुरू करेंगे, 0 पॉइंट कौन सी लाइन ढूंढेंगे, 0.025 की। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो इधर से आते हुए छोटी को ली है वैल्यू, कॉल किया आपने, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो ये छोटी हो गई। अगर मैं ये लेता हूँ, ये वाली वैल्यू आती है 0.244, ये नहीं चाहिए हम लोग को, तो 0.025 चाहिए ना हम लोग को, तो मतलब ये तो फोल तो कम हो रही है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा करीब वाली वैल्यू ले लेंगे, ये वाली वैल्यू देखो आ रही है, ये तो फिक्स आ गई, जैसे कि 0.025 था, ये भी 0.025 की आ गई, ये फिक्स। हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई है, अब हम लोग इसके ऊपर हाईलाइटर करेंगे, मतलब ये वैल्यू हम लोग हाईलाइट करेंगे। यहाँ से आते 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 ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया -1.9, सही है। यहाँ से ये ले लिया। अब ये वाली है वैल्यू हाईलाइट करते करते लाइक ऊपर जाएंगे, ये वाली वैल्यू इस वाले से ऐसे जाएंगे, तो ये आ गया कितना 0.6। तो वहाँ से कितना आया था 0.6, हम लोग प्लस कर 0.06 है, 0.06 है, नॉट 0.06, 0.06। हम इसको माइनस को गायब कर देंगे, मतलब माइनस लिखेंगे, लेकिन प्लस ही करना है। मतलब यहाँ पे 0 था तो 0 + 6 0 हो गया, ये क्या आ गया माइनस का 1.96, ओके। मतलब केस के होता ये जो इस तरफ वाली वैल्यू होती है इसको प्लस करते हैं, ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई जा रही होती है उससे, मतलब इस तरफ वाली वैल्यू और उस वाली वैल्यू को दोनों को प्लस करके जो वैल्यू बनती है वो लिखते हैं, क्या आ गया -1.96। तो ये देखो -1.96 और प्लस, अब ये दोनों, अब जब मैंने कहा था ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बात होती है, दोनों बनेंगी। हमने माइनस का 1.96 निकाला, एक इसको यहाँ पे रखा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है, यहाँ पे आती है 0 वाली वैल्यू। माइनस का 1.96 पे लिखा हमने, और दूसरी तरफ बनाया तो यहाँ पे प्लस का 1.96 लिखेंगे, है ना भाई। इस तरफ 0 से इस तरफ नेगेटिव और 0 से इस तरफ पॉजिटिव। अब क्या बात है, अब हम बस वैल्यू जो आई थी, हमारा आंसर जो उससे लिखा था कैलकुलेटेड, वो था 1.64। अब हम लोग जो है ना 1.64 जो आपकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली थी ना, वो वैल्यू हम लोग इसमें ढूंढ लेंगे। अगर यहाँ पे 0 है तो हम लोग ये प्लस में, पीछे लाएंगे तो नेगेटिव आएगा, इस तरफ जाना शुरू करेंगे। मतलब इसका जो ये बॉर्डर है ना, जो पूरा बॉर्डर है, इस पे वैल्यू क्या है 1.96 वैल्यू है। तो मतलब 1.64 वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं इस जगह पे लाई कर दी होगी, मतलब ये इस वाली लाइन में, ये 1.96। अब ये सॉरी, ये जो वैल्यू है ये इस हाईलाइटेड रीजन के अंदर तो नहीं है ना, ये हाईलाइटेड रीजन से बाहर है, मतलब इस तरफ है। जब ये बाहर होती है हम लोग क्या बोलते हैं, फेल्ड टू रिजेक्ट। इस तरीके से हम लोग ये वाली वैल्यू लिखते हैं। सही है, दूसरा वाला देख लेते हैं। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन किया हुआ है, इससे निकाला हमने, कैलकुलेटेड वैल्यू -9 आ रही है। अब देखिए हमने क्या मालूम करना है, अल्फा की वैल्यू, क्योंकि देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। इसको देखो, ये देखो ये वाला लेस देन और ये वाला इक्वल टू, ये देखो लेस देन आ गया। जब ये लेस देन का साइन आ गया ना, तो हम लोग को
डिवाइड बाय अल्फ़ा को अल्फ़ा ही छोड़ देना है, अल्फ़ा को डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, अल्फ़ा को डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही छोड़ देना है। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास 0.05, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0.05 इसको टेबल में ढूंढ लेंगे वापस से। अब मैं रेड कलर का पेन की जगह ग्रीन वाला पेन ले लेते हैं, हम लोग 0.05 ढूंढते हैं। मैंने नीचे आना शुरू किया यहाँ से, मेरे को ढूंढना है 0.05। मैं किया, इधर से किया, मैंने बोला ये तो 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये वाली लाइन आ गई हमारी 5 की। तो यहाँ से मेरे पास आया -1.6, वो मैंने अलग रख लिया, सही है। मेरे पास जो -1.6 आया वो मैंने अलग रख लिया। उसके बाद मैं इधर जाना शुरू किया, इधर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये देखो ये 0.4 हो गया, ये कम हो गई, तो मैं ये वाली वैल्यू लूँगा 0.05। इसको मैंने ऊपर जाना शुरू किया यहाँ से, तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, 0.04। तो माइनस का 1.6 में मैं 0.04 प्लस करूँगा तो वो आ गया 1.64, तो भी माइनस का 1.64। ये देखो ये आ गया माइनस का 1.64 आ गया, ये देखो माइनस का 1.64 लिखा हुआ है ये। तो ये इस तरीके से आया। अब मैं वापस से वो चार्ट बनाना शुरू करूँगा, सही है। इधर आएगा 0। अब मैंने एक जो चार्ट है वो बनाया माइनस का, ये जो माइनस की वैल्यू है इधर मैंने लिखी माइनस का 1.64 इधर वाले बिल्कुल बॉर्डर पे। अब मैं इसको ढूंढूंगा, ये 0 पे गया, यहाँ पे तो माइनस की आ रही है, मतलब ये जो होगी माइनस का 1.9, ये होगा 2, माइनस का ये 3, ये कहीं एन जो होगा माइनस का 9 कहीं यहीं पे जाके होगा इस वाली जगह पे। मतलब ये यहाँ से लेके सारा शेडेड रीजन के अंदर है ना। मैं बोलूँगा जब ये इसके अंदर आ रहा है तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये देखो रिजेक्ट हुआ हुआ है आंसर, रिजेक्ट हुआ हुआ है, सही है। इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। अब हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं, कोई ऐसा हो जिसके अंदर दूसरा हो। मैं अब हमारे पास दूसरा टेस्ट आ गया जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, टी टेस्ट कहलाता है, सही है। टी टेस्ट, टी टेस्ट में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक चीज़ क्या थी कि अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊँ, इसके मैं एक तरफ शेड करूँ, यह कहलाएगा, इसकी देखिए धूम कहलाती है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, वन टेल। मतलब इसमें दो टेल तो नहीं बनी ना, वन टेल कहते हैं इसको। अगर मैं दोनों तरफ बना दूँ उसके, ऐसे करके एक और ग्राफ बनाऊँ, तो उसके यहाँ पे भी शेडिंग कर दूँ और इधर भी शेडिंग कर दूँ, कितनी टेल हो गई, टू टेल है ना। तो हम लोग इसको कहलाता है टू टेल टेस्ट। तो हम लोग जब इसकी फॉर्मूले की बात करते हैं तो उसके अंदर वन टेल टू टेल कैसे पता चलता है, जब हमारे पास अल्फ़ा जो होता है, मतलब मीन जब पूछा आता है क्वेश्चन में, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आता है। नॉट इक्वल टू और इक्वल टू की बात क्या है, टू टेल टेस्ट है, मतलब इसको आधे आधे में स्प्लिट होगा दोनों तरफ। अगर ये लेस देन ग्रेटर देन की बात हो रही है तो ये वन टेल टेस्ट है, क्योंकि या तो इधर होगा ये या तो इधर होगा ये, सही है। इस तरीके से होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला टी टेस्ट का। इसमें हमारे पास क्या, देखो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 30 से छोटी है। जब 30 से छोटी है तो हम लोग टी टेस्ट लगाते हैं उसको, सही है। तो मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन की वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, टेबल ऑफ सिग्निफिकेंस बता चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, टी टेस्ट लगाऊंगा। टी टेस्ट का फॉर्मूला सेम टू सेम होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी टेस्ट जो होता है, ये देखो इक्वल टू नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये देखो कैसे, यहाँ पे जाऊँगा, ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया नॉट इक्वल टू। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा को डिवाइड कर देंगे 2 से, जो कि 0.05, 0.05 डिवाइड बाई 2। नहीं, हमने अल्फ़ा कम लिया हुआ है। अल्फ़ा हमने कितना लिया हुआ है, 0.01, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो 0.01 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 0.005। ये हमारे पास क्वेश्चन में आ गया, सही है। मतलब कितने जीरो आ गए, 0.00। तो हम लोग तो सबसे पहले इसके यहाँ टू टेल, ये देखो लिखा हुआ है टू टेल टेस्ट, इसमें फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेल बनी है वो दो बनेंगी, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू भी है, सही है। तो हम लोग इसके अंदर ये करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर एक चीज़ होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हमारे को क्वेश्चन के अंदर सब कुछ पता होता है तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेते इस वाले के अंदर, दूसरे आगे जाके होते हैं उसमें लेते हैं, लेकिन अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के विदाउट देख लें आप, सही है। तो अगर मैं बात करूँ टू टेल टेस्ट की, तो या फिर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बता देता हूँ ना कैसे लेते हैं। देखिए भाई, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है,
एक चीज़ होती है, ये देखो ये जो ये चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम DF, ये कैसे निकालते हैं। DF का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने निकला हुआ नहीं है, n-1। n हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में देखेंगे n हमारे पास है 10, तो हम लोग क्या करेंगे 10-1, ये आ गया हमारे पास 9। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना 9 देखेंगे, 9 आ गया ये वाला, यहाँ से 9 आ गया। अब मैं इधर चलना शुरू करूँगा। इधर पे हम लोग क्या देखना है, हम लोग को देखना है ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये है अल्फ़ा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, अल्फ़ा की वैल्यू सारी की सारी ये अल्फ़ा की वैल्यू है। हम लोग कौन से अल्फ़ा की वैल्यू देखनी है, हम लोग को अल्फ़ा की वैल्यू देखनी है 0.05 वाली। ये देखो 0.05 वाली, तो मतलब यहाँ से नीचे जाना शुरू करूँगा। तो मैंने इन दोनों के बीच में जो मिल रहे हैं, जहाँ पे कट रही है, ये वाला बॉक्स बन रहा है, तो मैं ये वाली वैल्यू ले लूँगा 3.690। देखो ये आ जाएगी 3.690, गलत दी हुई है, ये आनी चाहिए वैसे। इसकी वैल्यू जो है ना ये आनी चाहिए, सही है। इसकी वैल्यू ये 3.690 आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको, अब मैं वापस से बता रहा हूँ कैसे। इसमें जो है ना अल्फ़ा तो आपको पता ही होता है, अल्फ़ा जो आप क्वेश्चन में दिया होता है। इसमें आप DF निकालते हो, DF कैसे निकालते हो, छोटा n-1, छोटा n जो होता है, n की वैल्यू हमारे पास दी हुई होती है, माइनस करते हैं 1 से, तो बस ये आ जाता है। इसको हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में, मतलब नीचे की तरफ। तो हम लोग ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा को हम लोग सीधे कॉलम वाइज ढूंढना शुरू, रो वाइज ढूंढना शुरू करते हैं इसमें। तो ये नहीं है, 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 ये वाली वैल्यू है। इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, जहाँ पे ये कॉलम में मिलता है वो वाली वैल्यू हम लोग ले लेते हैं रीजन वाली, सही है। तो अब मैं उसी तरीके से ग्राफ ग्राफ की बात करूँगा। ग्राफ कैसे बनाऊँगा ये मैंने बना दिया। हम लोग ने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाली बात करी थी, तो दोनों तरफ बनेगा, और दोनों तरफ बनेगा तो हम टेबल से वैल्यू क्या आई है, वो आई है माइनस का 3.690 ना। तो इधर क्या होगा, प्लस का 3.69, इधर होगा माइनस का 3.69। अब मैं जो कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली थी, मेरे पास आई थी 0.77। तो मैं 0.77 इधर ढूंढना शुरू करूँगा। मैं बोलूँगा ये ज़ीरो है, ज़ीरो से इस तरफ जाऊँगा तो ज़ीरो नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे को चाहिए 0.77, तो 0.77 कहीं यहाँ पे होगी वैल्यू, तो मैं बोलूँगा इसको फेल्ड टू रिजेक्ट, क्योंकि ये अंदर वाले शेडेड वाले रीजन के अंदर नहीं है, सही है। तो फेल्ड रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्ट ही होता है। अगर मैं एक दूसरे वाले की बात करूँ, डबल कलेक्शन मीन की, ये टेस्टिंग होगा, दूसरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा, ये सेम टू सेम आई गेस सारे सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे ग्राफ देखने के लिए। मैं वापस से बता देता हूँ, अगर आपके पास टी के लिए ना, इस वाले के लिए टी टेस्ट के लिए, टी टेस्ट के लिए आपके पास टू टेल और वन टेल टेस्ट के अलग अलग ग्राफ है। वन टेल टेस्ट मतलब ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डिवाइड बाई 2 होती है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डिवाइड बाई 2 नहीं होती है, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ही लेते हैं, सही है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, DF, ये वाली लाइन कैसे निकालते हैं। ये वाली लाइन होती है n-1, छोटा n जो होता है हमारे पास दिया हुआ होता है, अगर ये 20 दिया हुआ है, 20 - 1 19 हो जाएगा। जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं और यहाँ पे ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास आया है n की वैल्यू में 15 ले रहा हूँ, n इक्वल टू 15, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 14, क्योंकि n - 1 14 होता है। मैं 14 यहाँ पे पहुँच गया। अब मैं इस तरफ चलना शुरू करूँगा, और मैं इस तरफ चल रहा हूँ तो मैं लूँगा मतलब डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू ले रहा हूँ 0.05, तो वो क्या डिवाइड बाई 2 करूँगा, कितनी हो जाएगी 0.025, सही है, ये हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा 0.025 वाली वैल्यू यहाँ पे ढूंढूंगा अल्फ़ा की रीजन, इसको अल्फ़ा की वैल्यू कहते हैं इस तरफ वाले को, तो मैं अल्फ़ा की 0.052 देखूंगा। अब मैं नीचे आना शुरू करूँगा, मैं बोलूँगा मेरे को जो वैल्यू मिल गई है वो ये वाली है, ये इस तरफ से यूँ, इस तरफ से यूँ, तो ये वाली वैल्यू मेरे को मिल गई है 2.15। तो मैं इसको बोलूँगा टी टेबल की वैल्यू मेरे पास आई है वो 2.510 आई है, सही है। अब मैं ये वाला तो बता चुका हूँ, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पूरे के पूरे ग्राफ में हम लोग देखते हैं वैल्यू, जो एक्स अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है 0.05, और फिर हम लोग उसको ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू देख के लिख लेते हैं। उसके बाद आई गेस और तो कुछ भी नहीं है, आपका सब कुछ खत्म हो गया।
ये वाला मैं ग्राफ क्यों नहीं बता रहा, और ये वाला इसका जो फॉर्मूला होता है ये लेमडा और एक्स, लेमडा और एक्स का फॉर्मूला होता है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ होता है ये क्वेश्चन में, सही है, जो मैंने कल लिखवाया था। लेमडा क्या होता है, ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो लेमडा जो होता है हमारे पास, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इस तरीके से निकाल सकते हो आप। लेमडा की वैल्यू जो है ना 0.05 इस तक आप कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आई गेस ऐसा ही है। और बाकी और तो कोई ऐसा सवाल नहीं है इसमें जो कि हमारे को पता नहीं हो, तो फिर मैं वीडियो बंद करता हूँ। ख्याल रखें। अल्लाह।